हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आपके घर में कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिसके द्वारा मैंने अपने सीटेट को क्वालिफाई किया। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ फ्रेंड कि मैंने सीटेट को 2 बार क्वालिफाई किया है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स कि 2 बार सीटेट को क्वालिफाई करने की क्या ज़रूरत थी जब मैंने 1 बार क्वालिफाई कर लिया था। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मुझे 2 बार सीटेट क्वालिफाई क्यों करना था। मुझे सीटेट 2 बार क्वालिफाई इसलिए करना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट्स के रूल होते हैं, वो बदलते रहते हैं। कभी गवर्नमेंट कहती है कि पेपर मेरिट बेस पे होंगे, और कभी कहती है कि जो हम एग्ज़ाम देंगे उसके बेस पे मेरिट बनाई जाएगी। तो अगर मेरिट बेस पे लेती है तो हमें सीटेट या टेट हो, किसी भी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कम है तो हम उसमें नहीं लिए जाएंगे। इसीलिए मैंने फर्स्ट बार क्वालिफाई किया, उसमें मेरा 82 नंबर था। क्योंकि मैं ओबीसी से हूँ तो 82 नंबर पे पास मान लिया जाता है। फिर मैंने सेकंड टाइम पेपर दिया, उसमें मेरा 90 प्लस है। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 बार पेपर दिया है और मैंने क्वालिफाई भी किया है, और मैंने तीसरी बार भी पेपर के लिए फिर से फॉर्म भरा है, और इस बार भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा और भी ज़्यादा नंबर हो जाए। तो इसीलिए मैं बार-बार पेपर दे रही हूँ सीटेट का। और मैंने अपने सीटेट को किस तरह से क्वालिफाई किया और क्या ट्रिक थी जिसके माध्यम से मैंने अपनी स्टडी, फैमिली और हस्बैंड की उस टाइम तबीयत भी खराब थी फ्रेंड। इन सब चीज़ों के साथ-साथ मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया और मैंने अपना सीटेट क्वालिफाई भी किया। तो मैं आप लोगों के साथ आज वही शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सीटेट का पेपर क्वालिफाई करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जितना लोग समझते हैं। कुछ लोग तो उसके बड़े क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए फ्रेंड। क्योंकि बड़े क्वेश्चन ज़रूर होते हैं उसके, लेकिन उसे समझना, उसको पकड़ना बहुत आसान होता है। तो इसमें कुछ टैग वर्ड्स होते हैं पॉज़िटिव और नेगेटिव। अगर उन टैग वर्ड्स के बारे में आपने पढ़ा है, आप जानते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर जाते हैं क्योंकि आपको टैग वर्ड्स नेगेटिव और पॉज़िटिव पता होता है। तो आज मैं आप लोगों को उन टैग वर्ड्स को भी दिखाऊँगी, क्या नेगेटिव है और क्या पॉज़िटिव है, जिससे आप अच्छे से अपना पेपर क्लियर कर पाएँगे। और कुछ ऐसे टॉपिक बताऊँगी जिन्हें आप ऐसे 1-2 बार देख लेंगे, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से अपना पेपर क्वालिफ़ाई कर पाएँगे। और मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सीटेट क्वालिफ़ाई करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी मैं पढ़ती हूँ, मैं स्टडी वीडियो अपने चैनल पे डालती हूँ। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है, ना लैपटॉप है और ना ही मेरे पास व्हाइट बोर्ड है जिस पे मैं लिख के आपको समझा सकूँ। तो इसलिए मैंने सारे टैग वर्ड्स, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने बुक में लिख रखी है, और मैं उसी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, और मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप उसी पे ध्यान देंगे। क्योंकि मेरी राइटिंग कैसी है ये मैटर नहीं करता, आप लोग मेरी समझाई हुई चीज़ों को कितना कैप्चर कर पाते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। और आप लोगों में से कितने बच्चे मेरे समझाने से, मेरी ट्रिक्स से क्वालीफाई कर पा रहे हैं, ये मेरे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको दिखाते हैं
कि क्या नेगेटिव्स क्या पॉजिटिव वर्ड्स हैं और इनसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। मैं उन वर्ड्स के साथ-साथ आपको क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करूँगी और क्या आपको एग्ज़ाम में करना है और क्या नहीं करना है ये भी बताऊँगी। और अदर क्या टॉपिक है नेगेटिव पॉजिटिव के अदर क्या है जो आप करके ज़्यादा अच्छे से नंबर ला सकते हैं, ये भी बताऊँगी। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रही कि आप 130 प्लस चले जाएँगे, 140 प्लस चले जाएँगे, लेकिन मैं इतना गारंटी ज़रूर ले सकती हूँ कि इन ट्रिक्स को अपनाकर आप क्वालीफाई हो जाएँगे। चाहे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी-एसटी हैं, तो आप 90 प्लस, 95 प्लस आराम से कर ले जाएँगे। और अगर आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगी, जिससे आप अपना पेपर अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ये वीडियो जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी है, जो अभी से स्टार्ट करेंगे, उनके लिए भी है। क्योंकि सीटेट को क्वालीफ़ाई करना इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हैं, तो अभी भी आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, आप कर ले जाएँगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, जो मैं टैग वर्ड्स बताऊँगी वो आप देख लेंगे और 2-4 टॉपिक्स हैं जो मैं बताऊँगी, आप उन्हीं टॉपिक्स को मात्र देख लीजिए, उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो भी आपका सीटेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से नंबर कर पाएँगे आप। तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं टैग वर्ड्स। वो कौन-कौन से टैग वर्ड्स हैं जिनसे आप अपने क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे देखते हैं। टैग वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स, इससे आप 100% अपने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। सबसे पहला है जैसे आंसर देना। अगर किसी क्वेश्चन में कहता है, अगर कोई क्वेश्चन कहता है बच्चे को सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आंसर देना। अगर उस चारों ऑप्शन में अगर कहीं पे भी आपको आंसर देना मिलता है, तो यह सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और प्रोत्साहन देना, अगर बच्चे को कोई चीज़ सिखाना है, तो उसमें हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन में प्रोत्साहन देना लिखा रहेगा, तो प्रोत्साहन देना यह भी पॉजिटिव वर्ड है। यह भी पॉजिटिव है, ये भी। चर्चा में शामिल करके सीखने का अवसर देना। जब भी बच्चे को सिखाने के लिए किस तरह से सिखाया जाए, अगर उस ऑप्शन में आपको मिलता है कि चर्चा में शामिल करना, तो बच्चे को चर्चा में शामिल करेंगे तो वह बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक उसके माइंड में रहती हैं। तो यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। और अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में चर्चा में शामिल करके सीखने का अवसर देना मिलता है, तो यह आप सही करके आएँगे। यह 100% सही होगा। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता से भी 2-4 क्वेश्चन हर बार बन ही जाते हैं फ्रेंड्स। बच्चे का सृजनात्मक होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पे सृजनात्मकता, रचनात्मकता ये सब चीज़ें हैं, तो आपको सृजनात्मकता सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, सृजनात्मकता। अर्थपूर्ण, बच्चे को हम जो भी सिखाते हैं वो चीज़ें अर्थपूर्ण होनी चाहिए, भावपूर्ण होनी चाहिए और चित्रात्मक होना चाहिए। चित्रात्मक चित्रात्मक होनी चाहिए। और अगर हम बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो हमें कम से कम सप्ताह में 1 बार भ्रमण के माध्यम से भी उन्हें सिखाना चाहिए। क्योंकि बच्चे को जब हम भ्रमण के माध्यम से किसी स्थान को दिखाकर बच्चे को सिखाते हैं, तो वह चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है और वह बहुत अच्छे से सीख पाता है। कारण का पता लगाना, अगर यह भी एक पॉजिटिव ऑप्शन है। अगर आपके क्वेश्चन आंसर में यह ऑप्शन है, तो आप इसे सही करके आएँगे। क्योंकि होता यह है, अगर कोई बच्चा 10 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो आप उसे दंडित नहीं करेंगे, आप उसे स्कूल से नहीं निकालेंगे। आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह बच्चा 10 दिन से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है। तो यह भी एक पॉजिटिव आंसर है।
विभिन्न गतिविधि में शामिल करना। अगर आप खेल-कूद करवा रहे हैं तो बच्चे को शामिल कीजिए। आप प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं उसमें बच्चे को शामिल कीजिए। आप गतिविधियों में जितना ज़्यादा बच्चे को शामिल करेंगे, बच्चा उतना ज़्यादा सृजनात्मक बनेगा। तो इसलिए यह भी एक पॉज़िटिव आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे पॉज़िटिव वर्ड्स और अब देख लेते हैं नेगेटिव वर्ड्स। कठोर नियम, हम बच्चों के लिए कभी भी कठोर नियम नहीं बनाएँगे। व्याकरण रटना, आप किसी भी व्याकरण हो या कोई अदर टॉपिक हो, आप बच्चे को रटने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। जिस भी ऑप्शन में आपको रटना मिलेगा, व्याकरण को रटना या किसी भी क्वेश्चन आंसर को रटना अगर आपको मिलता है तो वह भी एक नेगेटिव वर्ड्स होता है, आप उसे गलत कर देंगे। अगर उसने नेगेटिव पूछा हुआ है तो आप सही कर देंगे। कंठस्थ करना, हमें बच्चे को कोई चीज़ याद नहीं करवानी होती है, उसे समझाना होता है। उसे समझ के बेस पे ही क्वेश्चन आंसर करवाए जाने चाहिए, टॉपिक्स क्लियर करवाने चाहिए, ना कि उसे रटवा कर, याद कराकर। व्याख्या करवाना, बच्चे से हम कभी व्याख्या नहीं करवाते हैं। अब छोटे बच्चे को व्याख्या के माध्यम से समझाया भी नहीं जा सकता है, तो इसलिए यह भी एक नेगेटिव वर्ड्स है। दंड देना, हम बच्चे को कभी भी दंड नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं। यह भी एक नेगेटिव वर्ड है। अगर हम बच्चे को दंड देंगे, तो बच्चा डर जाता है। हो सकता है दूसरी बार उससे गलती हो तो वो हमें बताए ही ना। पीटना, बच्चे को मारना तो बिल्कुल भी नहीं है, यह भी एक नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को हम मार-पीट के कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रधानाचार्य से परामर्श लेना, अगर क्लास में बच्चे के लिए आपको कोई भी डिसीज़न लेना है तो आप प्रधानाध्यापक के पास नहीं जाएँगे, आपको वह डिसीज़न खुद ही लेना होगा। तो इसलिए प्रधानाध्यापक से परामर्श लेना, अगर यह किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको मिलता है तो यह गलत होगा। त्रुटियों पर बल देना, बच्चों की त्रुटियों पर हमें बल नहीं देना है कि वो अगर बार-बार त्रुटियाँ कर रहा है तो बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं। हमें उसकी त्रुटियों पर बल नहीं देना, हमें उसकी त्रुटियों को सुधारने पर ध्यान देना है। तो यह भी एक नेगेटिव वर्ड है। केवल, मात्र या एक ही, अगर किसी ऑप्शन में केवल या मात्र या एक ही वर्ड लिखा गया है तो यह भी नेगेटिव वर्ड है फ्रेंड्स। तो ये आपको जहाँ भी मिलता है आप इसे गलत काट देंगे। अगर उसने नेगेटिव पूछा हुआ है तो आप इसे सही कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में हॉल में जब आप बैठे तो आपको क्या नहीं करना है, क्या ना करें। एक साथ गोले ना भरें। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें बच्चों के साथ अक्सर होती हैं कि वो क्वेश्चन करने की प्रेशर में रहते हैं और अगर कोई क्वेश्चन रहे होते हैं, भर देते हैं उसके नीचे वाला गोला और एक गोला आपका गलत हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते जाते हैं और अगर जब आप बाद में अपना क्वेश्चन चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दिए। तो आपको गोले एक साथ नहीं भरने हैं। आपको क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर कितना है, उधर गोले में कितना नंबर है, ये देखकर ही गोला भरना है और बड़ा आंसर चुनें। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन करते टाइम अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, एकदम से आपको कुछ नहीं पता है कि क्या हो सकता है इसमें, तो आप हमेशा क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को पढ़िए और उसमें से सबसे बड़े आंसर को चुनिए क्योंकि सीटेट में पेडागॉजी में लगभग बड़े आंसर ही सही होते हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी ज़्यादातर देखा गया है। टाइम का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, सीटेट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, घुमा के पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हों, तो आप टाइम का पूरा ध्यान रखें कि आपको क्या कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या कितने कर लिए, कितने बाकी हैं और कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पूरा पेपर नहीं कर पाएँगे फ्रेंड्स क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेने वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देख लेते हैं वह प्रमुख कौन-कौन से टॉपिक हैं, जिन्हें हमें पढ़ना है और जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसमें हो गया जीन पियाजे इ इससे तो हर बार 2-4 क्वेश्चन आ ही जाता है, कम से कम 4 क्वेश्चन।
कोहलबर्ग से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइगोत्स्की, इनसे भी। तो जीन पियाजे आपको, अगर आपके पास नोट्स है, आपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स से पढ़ लीजिए इन तीनों को। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं फ्रेंड्स, आप उनमें से पियाजे को डाल के उनका पूरा टॉपिक कवर कर लीजिए। फिर आप कोहलबर्ग का टॉपिक डालिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। आप एक वीडियो उठाइए और उसे 2-4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। उसके बाद आप इसी तरह से वाइगोत्स्की का भी कर लीजिए। एनसीएफ आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए आप एनसीएफ बुक से ना पढ़ें, क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप यूट्यूब से ही एनसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, आप वहीं से कर लीजिए। मूल्यांकन, मूल्यांकन से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्धि, बुद्धि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण, यह भी आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन बनते हैं। अधिगम और सृजनात्मकता, अधिगम, अधिगम के पठार, सृजनात्मकता, इन सब से क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड्स एक टॉपिक और है, उससे भी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो होता है पठन विकार। जैसे हो गया डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसथीमिया, डिसफ्रेजिया, ये सब चीज़ें भी आपको एक बार देख लेनी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हर बार बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे नेगेटिव, पॉजिटिव और प्रमुख टॉपिक्स थे, जिन्हें देखकर आप अपने सीटेट में कम से कम 90 प्लस नंबर तो ला ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको, अगर आप अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। और फ्रेंड्स अगर आपके मन में सीटेट को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। और अगर हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे और अगर आप बोलेंगे तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही कोई कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं कि आप लोग इन वीडियो को देखकर मोटिवेट हों और अपने जो भी पेपर आपके नज़दीक हैं आप उसे अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर इसी तरह से एक नई जानकारी के साथ, नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।